CNBC पाकिस्तान के कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी और इस्लामाबाद में एहतशामुल हक दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। गो के इस वाक़े बल्कि सानह को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन गुफ्तगू अभी भी एबटाबाद ऑपरेशन के पस मंज़र में ही, उसी तनाजुर में ही देखी जा रही है। उससे पहले रेमंड डेविस का वाक़या यकीनन इतना बड़ा अहम था, आपने देखा होगा कि उसके असरात कितने पड़े। और फिर बहरहाल इस पूरे पस मंज़र में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में पीस पार्टी के हवाले से 2 दहाई वाबस्ता रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे। और हमारे मेहमान जो लाहौर में मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं लाइव इस बात का एतराफ़ भी कर लूँ कि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, लोग अपने सेक्शन ऑफिसर, कोई ग्रेड 18-19 का अफसर नौकरी नहीं छोड़ता, MD और डायरेक्टरशिप लोग नहीं छोड़ते, लेकिन बड़े बावकार अंदाज में मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ये ओहदा छोड़ा है। और बताता चलूँ कि शाह साहब का जो पस मंज़र है, जो उनके फॉलोइंग है, उसका भी एहतशाम अगर मैं इस तरह एतराफ़ कर लूँ तो कोई हरज तो नहीं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब ये देखिए ज़रा आप बिल्कुल कर लें जी नहीं, वो मेरे लिए इशू नहीं, आपके लिए इशू है ज़्यादा। मैं तो फिर थोड़ा बहुत उस तरफ मेरी कॉन्नोटेशन बन जाती है। आप साफ है। नहीं, मेरा भी नहीं है कि वो लोग कहें जी प्रोफेशनल अंदाज में इस तरह तो बात नहीं कहते हैं। शाह साहब क्या हाल है आपके? शुक्रिया बरवली साहब। हाँ, मैंने कहा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में आप बैठे हैं, तो मैंने कहा इसका तो एतराफ़ कर लूँ। शाह साहब, एक जो ख़ास तौर पर जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में कुछ लोग ये कहते हैं कि 71 के बाद इतना बड़ा वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ, यानी एबटाबाद ऑपरेशन रेमंड डेविस को भी। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा 9/11 भी लोग कहते हैं पाक अमरीकी ताल्लुकात के हवाले से, और आपकी भी इस पर बड़ी शदीद तनकीद आ रही है, तो आप क्या मजमूई तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरानों को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, यानी पीपल्स पार्टी को? आप ये समझते हैं कि हमारी ISI और फौज ये भी जिम्मेदार हैं, या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये इसमें ना ISI, ना फौज, ना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है? अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, वो जब चाहे जिस तरह आए, एबटाबाद ऑपरेशन 1 बार नहीं 5 बार करे, फिर भी हम बेबस हैं। और भले आज तो कोई हमारा वज़ीर ख़ारजा नहीं, अगर शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर ख़ारजा होते एबटाबाद ऑपरेशन के वक्त, तो वो भी वही कुछ कह रहे होते जो इस वक्त सारी हुकूमत कह रही है। शाह साहब। बरेल साहब, पहली बात तो ये है कि वाक़े की अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आज भी इतने दिन बीतने के बावजूद पाकिस्तान के हर घर में जो मौजू ज़ेर बहस है वो आप एबटाबाद का वाक़या है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें, बजट की आमद है, 28 तारीख को गालिबन बजट पेश होना है, लेकिन कौम की तवज्जो इस वक्त इस वाक़े पर है और बजट को कोई अहमियत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। लोगों की सारी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ है, दुनिया की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ है, तो उसकी अहमियत तो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लमा है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ज़िम्मेदारी किसकी है, वो आपके सामने है कि जो एक जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें एक मुत्तफ़िका करारदाद सामने आई, और उस करारदाद के ज़रिए जो ज़िम्मेदारी कबूल की गई है, वो पहली ज़िम्मेदारी है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू रिकमेंड मेजर्स कि इस किस्म का वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा कबल अज़ वक्त कुछ कहना, लेकिन ये कह सकता हूँ कि गफलत तो है। गफलत इस तरह है कि आखिरकार उसामा बिन लादेन एबटाबाद कैसे पहुँचे, और अगर पहुँच पाए तो इतने साल वहाँ रहे, डिटेक्ट क्यों ना हुए, और हमारी जो कारकर्दगी थी, हमारे जवानों की जो कुर्बानियाँ थीं, पाकिस्तान के लोगों ने जो अपनी जानों पर खेलकर दुनिया के इस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव पर ताउन किया, आज वो मिलियामेट हो गया, और आज दुनिया की फोकस जो है और दुनिया की नज़र जो है और तनकीद जो है वो पाकिस्तान पर आ रही है। तो लम्हा फ़िक्रिया तो है। इस 5 साल में 3 साल आप वज़ीर ख़ारजा भी तो रहे शाह साहब, आपका भी दौर उसमें शामिल कर लिया जाए, और गालिबन वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से शायद नंबर 2 होता है कोई हुकूमत में। आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया को देखते हुए, इदारों को देखते हुए, आपको भी कभी ये भनक नहीं पड़ी, आपको भी कभी शायबा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियतों को हमने रखा हुआ है, और क्या हमारी मर्ज़ी से वो लोग यहाँ मौजूद हैं? फिर एहतशाम भी बात कर लेंगे। शाह साहब, इसका ज़रा क्विक जवाब दे दें। नहीं, पहली बात तो ये है कि एज़ फॉरेन मिनिस्टर
मैं पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको बयान करता रहा। पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी और है और रही कि हम इस दहशतगर्दी की जदोजहद में हम दुनिया के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल फोरम पर दुनिया के साथ ताउन किया और जो अब रिव्यू हुआ और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फ़ैसले किए, जिसका मुज़ाहरा आपने काबुल कॉन्फ्रेंस पे देखा, जो लंदन कॉन्फ्रेंस थी, जो पेरिस कॉन्फ्रेंस थी, जो बॉन प्रोसेस था, वो सबके सामने है। पाकिस्तान का रोल इंगेजिंग रहा है, कंस्ट्रक्टिव रहा है। बदकिस्मती से हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उसकी वजह से पाकिस्तान पर दबाव आया है और पाकिस्तान ने उनको चेक करने के लिए कोशिशें भी की हैं, इस पर कोई शक नहीं। जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है ट्राइबल बेल्ट में, स्वात में, मलाकंड में, हमने बहुत से, और जैसे कि उस दिन ब्रीफिंग में बताया गया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑपरेशन से बहुत से नुमाया किस्म के अलकायदा के जो ऑपरेटिव्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी आपके ही टेलीविज़न के चैनल पे मैं देख रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ कि आज कराची से एक अहम अलकायदा के रहनुमा को गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान का ताउन रहा है और उसको हम प्रोजेक्ट करते रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी वजारत खारजा की नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसी की होती है, आपकी वजारत दाखिला की होती है। एज फॉरेन मिनिस्टर मैं पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी थी उसको प्रोजेक्ट कर रहा था। चलें, ठीक है। शाह साहब एक चीज़ फरमाइएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब जिस तरह आप कह रहे हैं अभी शायद हमें मिला नहीं है, मिलेगा दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। अगर हम फ्यूचर को सामने रखें शाह साहब, तो मुझे नज़र आ रहा है कि 2 मई को जो ओबामा साहब ने स्टेटमेंट दिया, 8 मई को फिर उन्होंने दोहराया और ये कहा कि जी उसामा का नेटवर्क का एक सपोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे कंप्लिसिटी से लोग ताबीर कर रहे हैं। खोस्त सूबे में जब गए कैरी साहब और वहाँ से एक चिलिंग मैसेज लेके आए, उन्होंने कहा कि जी यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में सेफ़ सेंचुरीज मौजूद है तालिबान के लिए। फिर हमने देखा ट्राइका की मीटिंग होती है, उसके बाद थोड़ा सा लगता है कोई बर्फ़ पिघली है। मैं अगर सवाल आपसे डायरेक्ट ये पूछ लूँ कि आइंदा पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो नज़र आ रहा है कि जी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, कुछ लोग इस वक्त न्यूयॉर्क में ये भी कह रहे हैं कि केस बिल्ड किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ केस ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई पाबंदियों वाला सिलसिला शुरू होगा। आप देखते हैं उस हद तक अमेरिका आगे जाएगा या समझते हैं उसके इंटरेस्ट ऐसे हैं कि मामला बीच का कोई राह तलाश करेगा अमेरिका? मैं समझता हूँ समझदारी का सबूत तो यही होगा कि रास्ता तलाश किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से अमेरिका को हासिल क्या होगा? अक़वाम मुत्तहिदा में तो पाकिस्तान भी जा सकता है और जो मुत्तफ़िका करारदाद है, और ये कहा भी गया है कि हम उस फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। गालिबन सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हमारा ये जो जॉइंट हमारा जो रेजोल्यूशन है वो वहाँ भिजवाया जाए। तो ये तो इंट्रूजन हम पर भी हुई है, एग्रेशन हम पर भी हुई है, लेकिन अगर हम तू मैं पड़ गए तो हम जो ऑब्जेक्टिव है वो खो बैठेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आगे बढ़ें, ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाएं और जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हसूल में आगे बढ़ें। गफलतें अमेरिका से नहीं हुई, कोताहियाँ अमेरिका से नहीं हुई, रवैया क्या अमेरिका का दुरुस्त रहा है? माजरत से कहूँगा नहीं। जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हमने शुरू किया था, मुझे याद है मैंने ये कहा था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिक्लिकल रही है। कभी हम बहुत करीब हो गए, कभी हम बहुत सैंक्शन हो गए, हम पर पर्सनल अमेंडमेंट नाफिज कर दी गई, हमें सैंक्शंस लगा दी गई और हम अछूत हो गए, कभी हम बहुत ही करीब हो गए। तो हमें एक स्मूथ, एक लॉन्ग टर्म इंड्योरिंग पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए और इस नौयत पर मैंने स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज़ किया था और मेरे साथ एम्बेसडर हॉलब्रुक ने, सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन ने इत्तफाक किया था। बदकिस्मती से 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। एक रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, वो पाकिस्तान का पैदा करता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका का रवैया था, और सच्ची बात है कुछ हमारे सरकारी अहलकारों का जो एक सोच का अंदाज था, उससे मुझे भी मायूसी हुई और पाकिस्तानी कौम को मायूसी हुई, लेकिन अमेरिका का रवैया गैर मुनासिब था और फिर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब ये जो एबटाबाद का इंसिडेंट है, ठीक है, ये एक ओबामा के साथ पाकिस्तान तो तावन नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का तो अलकायदा के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ तावन रहा है। फ़र्ज़ कीजिए अगर एक वहाँ वो पहुँच भी गए
तो हमारे साथ तो इंटेलिजेंस शेयरिंग रही है, ISI CIA का कोऑपरेशन रहा है इंटेलिजेंस शेयरिंग में, और हमने हमेशा उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे याद है कि ये सिचुएशन रूम एक CNN का प्रोग्राम होता है, उस पर मुझसे सवाल किया गया क्या उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। मैं कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, और अगर अमेरिका के पास कोई ऐसी मुसद्दका खबर है तो उन्हें पाकिस्तान को देनी चाहिए ताकि हम मिलकर हम ऑपरेट करें और उस टारगेट को अचीव करें। तो मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि फौरी तौर पे जो हमने देखा, जो रिएक्शन आया था फौज और ISI के, बड़ा सख्त था और बड़े दिनों तक ये एक उन्होंने देखा कि बैशिंग उनकी होती रही। अब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन बदल रही है। आपका अभी भी स्टैंड है कि जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना चाहिए, यही बात इमरान खान ने कही थी, लेकिन इमरान खान कहा जा रहा है अब चुप कर गए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं मैं वो डिमांड नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद इस वक्त मौका नहीं है कि फ़ौज और ISI को इस तरह लताड़ा जाए, बल्कि इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन्हें बचाया जाए। गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन बाहर के लोगों को, बाहर के खास तौर पर मीडिया को मौका मिल रहा है जो हम इंटरनली इन पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अब ये क्रिटिसिज्म जारी रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने किसी कौमी इदारे को नहीं लताड़ा। पहली बात तो ये है, आप मेरे बयानात उठा लीजिए, मैंने कहीं नहीं लताड़ा, क्योंकि मुझे एहसास है कि किन कंपल्शंस में ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि जो हमें टेररिज्म की कोऑपरेशन में हमें क्या कुछ मिला है, हमारे मुतालबात क्या थे, हमसे वादे क्या थे और हमें दिया क्या गया, मुझे उसका पूरा इदराक है। इसलिए मैंने किसी नाफाज को, न किसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को लताड़ा है, बल्कि हमेशा बाहर जाके इनका दिफा किया है। जब पोस्ट में ये रियायत आप सिविलियन लीडरशिप को नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर और सदर नहीं, मैंने नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब की और सदर साहब की जहां उन्होंने मुनासिब बात की है, और मैंने हमेशा उनकी तारीफ़ भी की है और उसका एतराफ़ भी किया है। देखिए, बिला वजह लताड़ना मकसद नहीं है। बात ये आई थी कि इन ए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर पड़ता है। तो मैंने कहा था जमहूरी रिवायात के मुताबिक ज़िम्मेदारी मुंतखब हुकूमत पर और मुंतखब हजरात पर पड़ती है, ना कि सरकारी एहलकारों पर। यह दुनिया की रिवायत है और मैंने उस रिवायत को दोहराया और मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता हूँ। रेमंड डेविस में भी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ में लचक दिखाई और जो कुछ हुआ मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं तब्दील किया। मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से यह था कि उसका इस्तिस्ना हासिल नहीं है और मैं आज तक उस पर कायम हूँ और हालात ने मुझे सही साबित किया। आज भी मैं समझ रहा हूं कि जिस अंदाज में हमारी हुकूमत ने रिस्पॉन्स दिया है और दुनिया का जो हम पे ऑनस्लॉट आया है, हमारा जो माजरत खाना रवैया रहा है और हम 36 घंटे खामोश रहे हैं। 10 दिन के बाद हमने DCC का इजलास बुलाया है, 11वें दिन मुंतखब नुमाइंदगान को हमने एतमाद में लिया है। जॉइंट रेजोल्यूशन पर अभी तक कोई हमें पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। जॉइंट कैरी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और अभी पाकिस्तान से वो अभी उनका टेक ऑफ नहीं होता तो पाकिस्तान पर एक ड्रोन का हमला होता है। आज नेटो के हेलीकॉप्टर की इंट्रूजन होती है। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये ताल्लुकात को कोई बेहतर तरफ जो है धकेल नहीं रहा। लेकिन शाह साहब, ये जो अभी इन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक जो हो रहे हैं इस पर हम माफी मांगते हैं, ये क्या मतलब है? इससे क्या इन्फर किया जाए? एक तरफ अमेरिका कहता है ड्रोन अटैक पे माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ ये कंटिन्यूसली जारी है। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तजादात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को सीरियसली उनसे इंगेज करना चाहिए कि एक तरफ हमारा ये रेजोल्यूशन है और आप हमेशा हमें कहते हैं, जब देखिए फ़र्ज़ कीजिए मैंने उनसे बात की कि आप हमसे कहते रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स के बारे में, कि मार्केट एक्सेस के बारे में। जब भी मैंने आपसे बात की, आपकी एग्जेक्टिव ने कहा, अमेरिका के एग्जेक्टिव ने हमेशा मुझे कहा कि देखिए हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम क्या करें, हमारी कांग्रेस में हमें दिक्कतें हैं। तो आज एग्जेक्टिव हमारी नहीं कह सकती कि ये हमारी पार्लियामेंट कह रही है, ये करारदाद हमारी पार्लियामेंट की है, सिर्फ एग्जेक्टिव। और मैं ये भी अर्ज कर दूं, आज उस मुत्तफ़िका करारदाद के बाद एग्जेक्टिव के हाथ बंद चुके हैं। एग्जेक्टिव अपनी मनमानी शायद नहीं कर सकेगी। आज वज़ीर आज़म जो हैं एज चीफ एग्जेक्टिव पार्लियामेंट के पाबंद हैं, पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं, क्योंकि खुद उन्होंने उस करारदाद को पेश किया है और पढ़कर पेश किया है और कहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुत्तफ़िका करारदाद है। आज उससे कराराकश हो नहीं सकते। शाह साहब, आप जो जॉन कैरी के हवाले से कह रहे थे कि उसी दिन ड्रोन हमले हुए, शायद ड्रोन हमले एक इशू
आप भी माशाल्लाह देखें 2008 में रहे 53 ड्रोन हमले हुए, 2009 में आप में थे फिर 53 हमले हुए, 2010 में जो है वो 118 ड्रोन हमले हुए। साहब सुनिए, आपने वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से क्या ड्रोन हमलों को सुन लीजिए, ये सवाल पुराना हो चुका है और मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूं। मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं टेकअप करता रहा, हाँ मैं कहता रहा कि ये अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं, हाँ मैं ये कहता रहा कि वो जो कोलैटरल डैमेज आता है उसको एक्सट्रीमिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे एडवांटेज ड्रॉ करते हैं। हाँ मैं ये कहता रहा कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत है और आमरीत नहीं रही। आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, आवाम को जवाबदेह है और हम मुंतखब लोग हैं, हम मुसल्लत नहीं किए गए, हमें आवाम ने मुंतखब किया है और आपको मुंतखब हुकूमत के साथ एक नए अंदाज में बात नहीं होगी। मैं ये कहता रहा और ये भी कहता रहा जो पाकिस्तान की पॉलिसी का हमारा मौक़िफ़ था और ये प्रेसिडेंट साहब भी कहते रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे। मैं बिल्कुल इतराफ़ करूंगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक नई सूरत हाल है और नई सूरत हाल ये है कि आज पूरा कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। आज चाहे पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है, MQM है या ANP है, मुस्लिम लीग नवाज है या काफ है, इस करारदाद पर सारे ही मुत्तफिक हैं कि ड्रोन। लेकिन शाह साहब माजर के साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, वो भी आप समझा दीजिएगा। देखें इस वक्त ये है कि लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की पहले भी करारदाद आई थी, उसका क्या असर हुआ था, अमेरिका ने क्या उसको माना था। और लोग ये जो बात कहते हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान के लोग अंदर भी बाहर भी कह रहे हैं कि ये इतनी वीक गवर्नमेंट है कि ये कोई अपना स्ट्रॉन्ग केस कहीं भी नहीं लेके जा सकती। देखिए तब्दीली है, देखिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए। जी देखिए एग्जैक्टली, देखिए इस करारदाद से जो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हुई है ना भाई, वो ये है कि आज पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आज पाकिस्तान के जितने शेड्स ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन हैं, वो सब मुत्तफिक हैं। आज कोई दो आरा पाकिस्तान में नहीं है, यक ज़बा होकर अवाम से लेके खवास तक एक अंदाज में सोच रहे हैं कि नहीं, नो मोर, नो मोर। आज ये कह रहे हैं और आज आप खुद कह रहे हैं कि हमने अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रीनिगोशिएट करना है। ये पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को, ये फॉरेन ऑफिस को वाज़े हिदायत है और अगर फॉरेन ऑफिस इसकी इस पर अमल पैरा नहीं होता तो ये पार्लियामेंट के हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के मुतरादिफ होगी बात और इसको टेकअप किया जाएगा, बिल्कुल टेकअप किया जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा, एक मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं यहां तक कहूंगा कि आज पार्लियामेंट सुनना चाहेगी। आपने कहा ना कि कुछ अब रवैये में कमी, कुछ एक नरमी दिखाई दे रही है, तो पार्लियामेंट सुनना चाहेगी कि सेनेटर जॉन कैरी के साथ जो अब अंडरस्टैंडिंग अगर कोई हुई है तो वो क्या है, कौम को बताया जाए। तो शाह साहब पार्लियामेंट का रोल आप देखेंगे, 442 लोग थे जिस वक्त ये इजलास शुरू हुआ था, जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ उस वक्त 90 लोग रह गए थे। ये तो पार्लियामेंट के लोगों का रवैया है। ये नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। देखिए नहीं, अगेन लेट मी क्वालिफाई, दुनिया जहान में आप चले जाएं, आप हाउस ऑफ कॉमन्स में चले जाएं, कई दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही होती हैं, लोग अपनी बात करके जाते हैं, आते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि लोग टिके बैठे रहें, ये कहीं नहीं होता। आपका अपना नुक्ता नज़र होता है और जो नुमाइंदगान होते हैं जिन्होंने जॉइंट रेज़ोल्यूशन की ज़िंदगी में ऐसा दिन बड़े सालों बाद, बड़े डिकेड्स के बाद आता है। लोग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सिस्टम शुरू हो गया कि सिर्फ 90 लोग रह गए थे। ये था लोगों की दिलचस्पी का हाल, हमारे लेजिस्लेटर्स का, लोगों को हजम नहीं हो रही। आई डिसएग्री, ना हजम हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन आई थिंक पार्लियामेंट ने उस दिन पूरा सवाल किए और मैं समझता हूं कि हर सियासी जमात के मेंबर ने कता तलक उसका किसी जमात से ताल्लुक़ था, जो उनके जहनों में सवालात थे, जो तिश्नगी थी, उनने बरबला उसका इजहार किया। और मैं ईमानदारी से कहूँगा कि जवाबात भी जो आए, अक्सर जवाबात बड़े मुनासिब थे और एक अच्छी रवायत कायम की गई। और मैंने अपने क्वेश्चंस में और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दिस जॉइंट सेशन इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड इन सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। मुझे जाना पड़ा एहतशाम ब्रेक की तरफ और यकीनन शाह साहब से जहां एबटबाद ऑपरेशन के हवाले से हम उनका मौक़िफ़ जान रहे हैं,
अब पाकिस्तान के लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग मैं कह सकता हूँ, शाह महमूद कुरैशी को से ये भी मालूम करना चाहेंगे और चाहेंगे, क्योंकि बहरहाल ये नहीं तो अगला साल इलेक्शन का है। देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ सिंध के कौम परस्तों के गढ़ में चले गए हैं, यहाँ मिल रहे हैं। शाह साहब ने भी दौरे किए हैं। शाह साहब जब बाहर निकले थे तो तवातुर से एक ही सवाल आ रहा था कि क्या शाह महमूद कुरैशी भुट्टो बनने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वादे नहीं हो पा रहा शाह साहब पीपल्स पार्टी में हैं या नहीं। उनसे मुस्तफ़ी होने का भी कह चुके हैं सदर प्राइम मिनिस्टर से। अलग पार्टी बनाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ये और इससे बहुत से रिलेटेड सवाल एहतशाम आपको ब्रेक के बाद करने हैं। और यकीनन आप लोग भी ब्रेक के बाद 227086 के जरिए शरीक गुफ्तगू होंगे, मगर एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।